आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। राइट, क्लास 12 के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, जब हम क्लास 11th में थे तो हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है, तो वो आया है एक ग्रीक लैंग्वेज से, है ना। एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा ग्रीक वर्ड था? वो ग्रीक वर्ड था ओक्योनोमिया। राइट, ओक्योनोमिया वर्ड से आया है। जब हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो दो वर्ड हैं वो हैं ओकिस और दूसरा है नोमस। ओकिस का मतलब होता है हाउस और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है अपने हाउस को, है ना, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं विथ लिमिटेड फंड। यहाँ पर ये जो लिमिटेड फंड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लिमिटेड फंड के साथ कैसे अपने हाउस को मैनेज करेंगे, ये हमें सिखाता है इकोनॉमिक्स। करेक्ट। चलिए, अब हम जानते हैं कि ब्रांचेज है ना, ब्रांचेस, कितने ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स के? तो दो ब्रांचेज हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 12th में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, यहाँ पर देखिए और एक बात है कि जो इकोनॉमिक्स का अभी इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कौन है? तो उनके जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो ये हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ इसके फादर हैं इकोनॉमिक्स के। जो एडम स्मिथ थे वो क्या थे? वो एक ग्रेट फिलोसफर थे। आपके बुक में क्लियरली दिया हुआ है कि जो एडम स्मिथ हैं वो क्या हैं? वो दार्शनिक शास्त्र के ज्ञाता हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको मास्टरी हासिल हुई थी ये में, फिलॉसफी में। तो उसी मास्टरी में ही जब उनकी बुक पब्लिश होती थी तो 1776 में उनकी एक बुक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा नाम आपकी बुक में दिया हुआ होगा, आप देख लीजिए, द इंक्वायरी इनटू द मार्केट एंड वेल्थ इनटू नेशन। राइट है, ऐसा समथिंग कुछ है ना। उनकी जो बुक आई थी उसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, इस वजह से मैं वेल्थ ऑफ नेशन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो जो बुक आई थी उनकी वो था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने ये बताया था कि जो मार्केट है, राइट है, जो मार्केट है वो वहाँ पर जितने भी लोग अपनी पूंजी लगा रहे हैं, जो लोग पूंजी लगा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पूंजीवाद बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं। राइट, तो वहाँ पर जितने भी लोग पूंजी लगा रहे हैं, यानी कि हर कोई अपना अपना पूंजी लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। जब वो प्रॉफिट कमाएगा, पैसा कमाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका कल्याण होगा, उसका वेलफेयर होगा ना। तो एडम स्मिथ का यही कहना था कि अगर बाज़ार में, मार्केट में जितने भी सेलर और बायर हैं, ठीक है, अगर वो लोग अपना वेल्थ खुद क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है, अपना कल्याण खुद कर पा रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या फिर किसी एक पर्टिकुलर देश को सबके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हर कोई अपना अपना ख्याल रख पा रहा है तो सबको मिला के ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सबके पास धन आएगा और सबकी संपत्ति बढ़ेगी। जब संपत्ति बढ़ेगी तो कल्याण भी बढ़ेगा। करेक्ट, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। उनका ये कहना था कि मार्केट ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलना बेस्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धन भी प्राप्त होगा। क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो धन प्राप्ति भी ज़्यादा हो पाएगी। ठीक है, अगर हम ज़्यादा समाज सेवा करेंगे तो जो धन कमाना है हमारा, ठीक है, जो इनकम ऑफ वेल्थ है हमारा, वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो एडम स्मिथ ऐसा मानकर चलते थे। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो सब कुछ जब अच्छे से चल रहा था तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ गई? हम पढ़ रहे हैं ना कि इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब कुछ अच्छे से चल रहा था तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, यहाँ पर हमारा जो है पीरियड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पीरियड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हो गया? मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले क्या था? मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। कब से? हमने कहा था 1776 में आई थी, है ना, एडम स्मिथ की बुक पब्लिश हुई थी। तब से लेकर जो मार्केट का जो भी, मतलब उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो किस बेसिस पर हो रही थी? कौन सी थ्योरी पर? तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पर काम कर रही थी। टिल कब तक? 1929 तक, है ना। 1929 तक माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही आराम से अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करके रखा हुआ था, आराम से माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था। तो ऐसा क्या हो गया कि मैक्रो का ज़रूरत पड़ गया? इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एडम स्मिथ थे, राइट,
एडम स्मिथ क्या करते थे, उनके जो रूल रेगुलेशन थे और उनके रूल रेगुलेशन को जो लोग मानते थे उनको हम क्या बोलेंगे, फॉलोअर्स बोलेंगे, है ना। फॉलोअर्स वर्ड तो अभी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है अभी के टाइम में समझना। तो एडम स्मिथ बन गए इकोनॉमिक्स के लीडर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लीडर, और जो लोग उनकी थ्योरी को मानते थे, फॉलो करते थे, वो हो गए उनके फॉलोअर। तो जब वो लीडर और फॉलोअर का एक ग्रुप बना तो उनको नाम दिया गया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्या नाम दिया गया, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। उनका विचार एक जैसा था, तो उनकी जो अजम्पशन थे या फिर उनकी जो बिलीव थी वो क्या मानते थे, ठीक है। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग क्या मानते थे, जिसमें एडम स्मिथ हैं, डेविड रिकार्डो हैं, राइट। ये लोगों का क्या मानना था कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, मतलब आप मार्केट में सप्लाई लेकर आओ तो डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सप्लाई दे रहे हो, तो आप सप्लाई लेकर आओ, ठीक है। डिमांड तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो ही जाना है मार्केट में, राइट। सेकंड पॉइंट था लेजे फेरे इकनॉमी। लेजे फेरे इकनॉमी का क्या मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर लेजे फेरे इकनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो हर टर्म ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेजे फेरे इकनॉमी का मतलब हो गया कि कोई हस्तक्षेप ना करे। कोई का मतलब है कौन, गवर्नमेंट। स्पेशली यहाँ पर गवर्नमेंट को पॉइंट आउट किया गया कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, ठीक है। इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जितने भी पूंजीवादी लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो लोग जो भी अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहा है, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर काम बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो इस जो थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, इसको क्या टर्म दिया गया, इसको दिया गया लेजे फेरे इकोनॉमी, है ना, यानी कि अहस्तक्षेप और अर्थव्यवस्था। थर्ड पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बाय मार्केट फोर्स। क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में हमेशा क्या रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप सिर्फ लोगों की रोजगार प्राप्ति को लेकर मत समझिए। लोगों सारे ही लोगों को रोजगार तो प्राप्त रहेगा ही, साथ ही साथ जितने भी रिसोर्स हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारे ही रिसोर्स को हम फुल्ली यूटिलाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी रिसोर्स उसमें हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बेंच डेस्क बना रहे हैं, तो बेंच डेस्क बनाने के दौरान जो लकड़ी का जो बुरादा जमा हो गया है, हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसको भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हर चीज़ क्या है, फुल्ली एम्प्लॉयड है ना। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो रहा है मार्केट में, राइट। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया, देखिए अब हर चीज़ तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सबके साथ हो ही जाता है। तो जो भी इनपरफेक्शन है ना, जो भी परफेक्ट नहीं है वहाँ पर, वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम थोड़ा सा भी डगमगाते हैं इधर उधर, यानी कि मार्केट अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड हो जाता है या सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा कम डिमांड या कम सप्लाई हो जाती है, तो वो इतना मार्केट में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को क्या कर ले, ऑटो करेक्ट कर ले, ठीक है। किसी के इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में इतना कैपेसिटी है कि जो भी डिसइक्विलिब्रियम वहाँ पर पैदा होगा वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, ये जो सोच विचार था ये किसका था, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में कौन कौन थे, तो एडम स्मिथ थे और उनके फॉलोअर्स थे, ठीक है। ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, ये किसका था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट था वो इस पर ही बेस्ड था, राइट। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में ओरिजिन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, अब यहाँ पर जब एडम स्मिथ ये बात बोल रहे हैं कि हर कोई अपना ध्यान खुद रख पा रहा है, तो डेवलपमेंट आ रहा है, तो फिर सब कुछ तो अच्छे से चलना चाहिए। तो क्या ज़रूरत हो गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। एक ही ब्रांच काफ़ी था ना, पढ़ने में भी हमारा इजी होता, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को लाया गया। देखिए, तो सबसे पहले जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से चल रहा था, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जो कैपिटलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम रखना, राइट। क्योंकि अब धन संपत्ति कमाना है हमें, तो अपने प्रॉफिट को तो हमको बढ़ाना होगा ना। जो मेन टारगेट हो गया कैपिटलिस्ट लोगों का, वो क्या था, प्रॉफिट को मैक्सिमम रखना। अब प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब प्रोडक्शन हाई होगा
तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा, जब जो उसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो हम प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी हम खर्च कर रहे हैं, राइट, रॉ मटेरियल पे, लेबर पे, इन सबों पर हम जितना भी खर्च कर रहे हैं वो क्या हो, मेरा मिनिमम हो। अब जब मेरा वो मिनिमम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट था लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमको कम लागत लगे जिसमें हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो, बढ़े, मैक्सिमम प्रॉफिट हो मुझे। ठीक है, चलिए, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वालों का थ्योरी था, ये उनका कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे मार्केट चल रहा था। इसी कंसेप्ट पे मार्केट जब चल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा था, तो अब कैपिटलिस्ट वाले तो ये टारगेट बना के रखे हुए थे ना कि उनको प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो। जब ज़्यादा प्रॉफिट होगी तो वो क्या चाहेंगे कि जो उनका कॉस्ट है वो कम रहे। कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो लेबर, जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे, उनके वेज को उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक, कम करते गए, क्योंकि उनको एनीहाउ अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लो ही रखना था ना। तब हम रिसोर्स को, जो भी हम कच्चा माल यूज़ कर रहे हैं उसको तो हम कम नहीं करेंगे। अगर हम कच्चा माल को कम यूज़ करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, साथ में मेरा कॉस्ट भी लो हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वेज रेट है, जो मजदूरी वो दे रहे थे उसको उन्होंने घटा दिया। ठीक है, किस लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए। जब उन्होंने वेज रेट को कम कर दिया तो इससे क्या हो गया, जब मजदूरी कम मिलेगी लोगों को, तो लोगों की परचेजिंग पावर ऑफ पीपल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। परचेजिंग पावर मतलब लोगों की खरीदने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी। ठीक है, जब लोगों की खरीदने की कैपेसिटी घट जाएगी तो जितना हम टारगेट बना के रखे हैं कि हाई प्रोडक्शन करें, हाई प्रोडक्शन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मेरा बन कर आएगा, है ना, जितना भी फिनिश्ड गुड होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगा। जब लोगों की सैलरी कम हो गई है, लोगों का वेज कम हो गया है, तो इतना जो प्रोडक्ट आप बनाए हो उसको खरीदेगा कौन, खरीदने के लिए लोग ही नहीं बचे, राइट। लोगों का डिमांड घट गया है ना। अब जब उनकी मजदूरी घट गई है तो लोगों का डिमांड घट गया है। जब डिमांड घट गया है लोगों के बीच में, ठीक है, वस्तुओं का डिमांड घट गया है, तो जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास हग स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, ठीक है, यानी कि उनके पास जो स्टॉक था अनसोल्ड फिनिश्ड गुड का, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जब बहुत ही ज़्यादा फिनिश्ड गुड का, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड बच गए हैं, उनका बिक्री ही नहीं हुआ है, तो फिर नया प्रोडक्ट बनाने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। तो जब नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो लोगों को काम में रखने का भी कोई मतलब नहीं बनता। जब लोगों को काम में नहीं रखना है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करना है, तो जब प्रोडक्शन नहीं करना है लोगों को, तो फिर धीरे धीरे क्या करने लग गया, काम से निकाल देने लग गया, करेक्ट। इससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट भी घटते चला गया धीरे धीरे। तो जब लोगों का जो थोड़ा बहुत मजदूरी मिल रही थी, अब रोजगार ही चला गया, तो वो इनकम भी बंद हो गया। तो इससे क्या हो गया कि इनकम लेवल घटता चला गया और धीरे धीरे जो लो डिमांड हुआ था वो नो डिमांड में चेंज हो गया, करेक्ट, क्योंकि इनकम नहीं है। तो यहाँ जो थ्योरी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की कि जितने भी डिसइक्विलिब्रियम बनेंगे वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएंगे, या फिर अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम